हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आकाश है और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसे कि आप सबने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। अब सबके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि भाई इतने नंबर में सिलेक्शन होगा या स्किल दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने देखा ही है। तो क्या इसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो सकता है? तो इन चीज़ों पर बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले आंसर की सबने चेक कर ली होगी। क्या मार्क्स हैं सबने अपने अपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। जैसे कि इस बार सबने देखा है, मतलब देखा क्या, सबको पता ही चल गया कि हर एग्ज़ाम में, मतलब जितने भी शिफ्ट थी स्टेनो की, सभी में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत आए हैं। हर एक शिफ्ट में। मैं अपना बताता हूँ। मेरी शिफ्ट में, मेरा शिफ्ट जो था वो था 6 का 3rd शिफ्ट था, ठीक है। और मेरे रीजनिंग में कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन जो कि हैं गलत आए हैं। गलत इन द सेंस, या तो ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस प्रॉपर नहीं है, रॉन्ग ऑप्शंस हैं, ठीक है। और क्या था, ऑप्शंस हो गए, रॉन्ग ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा थे हाँ, क्वेश्चंस कुछ और है, ऑप्शंस कुछ और हैं। मतलब अब क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है, पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उसमें आंसर है ही नहीं। तो इस टाइप के उसके अंदर एरर आया, जबकि रीजनिंग में था। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैंने पूरे काउंट करते अपने, तो मेरे 9 से 10 क्वेश्चन मेरे गलत निकले थे। इसमें क्या है ना, पहला तो है कि रॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, मतलब जो परफेक्ट आंसर होने चाहिए ना वो नहीं था उनके पास, मतलब ऑप्शन में गलत लगा रखा था। और क्वेश्चंस थे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे, भी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो ऐसे बांट सकते हैं 2 से 3 कैटेगरी में। तो इस टाइप के 9 से 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के अंदर। जीके रह गया। जीके मैंने अभी काउंट नहीं किया, पर डेफिनेटली इसमें भी गलतियाँ होंगी। तो बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए, सबको मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका मार्क्स तो मिलना ही मिलना, यानी मार्क्स तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। एरर भी बहुत सारे थे। शिफ्ट का भी था चक्कर भाई को। स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी उस टफ थी, लास्ट की जो शिफ्ट थी वो इजी शिफ्ट में आई है। जैसे 7th की फर्स्ट शिफ्ट जो थी, टफेस्ट अभी तक का देखा गया है रैंक मित्रा के साथ। और मेरी शिफ्ट जो थी वो थी सेकंड, जो कि सेकंड टफेस्ट थी ये वाली शिफ्ट। और मैं अपने मार्क्स को और बता दूं तो मेरे मार्क्स हैं 119 मार्क्स हैं। लास्ट ईयर मैंने 2024 में 150 पॉइंट समथिंग थे मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स, और मेरिट में मैं रह गया था 2 मार्क्स से रह गया था। 152 पॉइंट समथिंग गई थी ओबीसी की, ग्रेड डी की बता रहा हूँ, ग्रेड सी तो बहुत ऊपर था। बाकी यार प्रोटेस्ट हुआ तो है, पर कोई उसका कंक्लूज़न नहीं निकला कि हाँ एक अच्छा प्रोटेस्ट हुआ या उसका एक निष्कर्ष निकला। तो मुझे नहीं लगता है री एग्ज़ाम होगा। बाकी हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर नहीं होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेनली स्किल से रिलेटेड बताऊंगा कि भाई अपने स्किल कैसे क्लियर करना है, मैंने अपना कैसे करा था अपने काम को। मतलब आप जो स्टडी कर रहे हो, लेट से कि अगर आपके मार्क्स 120 के करीब आए हैं तो आप कंफ्यूज होंगे 100% कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मुझे सीबीटी की तैयारी करनी चाहिए या स्किल की तैयारी करनी चाहिए। कंफ्यूज हो गए हैं, तो आपको दोनों मैनेज करके चलना पड़ेगा भाई। देखिए 120 मार्क्स है ना, तो उतने भी ख़राब नहीं, मतलब डी में चांस हो सकता है क्योंकि मार्क्स इंक्रीज होंगे। प्लस अगर शिफ्ट आपकी थोड़ी टफेस्ट आई है तो उसमें भी मार्क्स इंक्रीज होंगे, तो डी के लिए चांस हो सकता है, ग्रेड डी के लिए चांस हो सकता है। तो ग्रेड डी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपना मतलब जो मैंने स्किल दिया था उसमें मेरा ग्रेड डी क्लियर था। ग्रेड से मेरी आई थी मिस्टेक, 16% मिस्टेक आई थी। तो ग्रेड डी तो क्लियर हो गया था, मतलब ग्रेड डी तो कर ही सकते हैं क्लियर आराम से। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्किल कैसे करना है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को कैसे मेंटेन करें और बढ़ाएं, अच्छा करें। तो सबसे पहले यार उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक बार दिया हुआ स्किल या जिनकी स्पीड अच्छी है, 80+ लिख लेते हैं आराम से। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले क्या है ना, आपको कॉन्ट्रैक्शंस और ग्रामर लोग, ये 2 से 3 दिन का खेल है, आराम से निपटा दो इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्शन से स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर लोग तो याद हो गए होंगे, याद है ही सबको। कॉन्ट्रैक्शंस पे ध्यान दो, 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म करो। देन 700 कॉमन वर्ड पे आओ, पूरी की पूरी बुक एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके।
इसको जो लिखना है हमको, जो टीसी लिखनी है इसकी 100 प्लस की लिखनी चाहिए, मतलब जो स्पीड है 100 प्लस वीपीएम के साथ लिखना है, ताकि हम मतलब स्पीड गिरे ना। अगर हम कम लिखेंगे तो यार ऑलरेडी कम ही होगी, उससे अच्छा क्या ज़्यादा लिखे। और कम 700 कॉमन वर्ड उतना भी मुश्किल नहीं है, इसमें वर्ड्स बहुत आसान है, तो ये भी हो सकता है 2 से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर आप टाइम दे 4 से 5 घंटा डेली के। तो जब ये दोनों हो जाना उसके बाद आपको PYP उठाना है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था 2024 में PYP से आया हुआ था, 2019 का था ग्रेड डी का, मुझे जहाँ तक याद है, और ग्रेड सी का मुझे ध्यान नहीं, पर वो भी मुझे लग रहा है PYP से ही था। तो 2019 से अब तक की जितनी PYP डिक्टेशंस आई है ना SSC स्टेनोग्राफर में, सबकी प्रैक्टिस करनी है, और जितने वर्ड्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट उसको प्रैक्टिस करना, उसको सामने रखना, याद करना उनको। और जब 700 कॉमन वर्ड हो जाए, वहाँ से जब आप PYP पे आते हैं तो आपको क्या करना है, ट्रांसक्राइब भी करना स्टार्ट करना है। एक तो 100 की स्पीड से प्लस की स्पीड पे लिखना है, देन उसको ट्रांसक्राइब करना है, और ये विदिन 30 मिनट ट्राई करो कि विदिन 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए टाइप। जब आपका PYP कंप्लीट होता है फिर आइए KC पे आइए। KC में जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स हैं उनको उठाइए पहले, देन जब इंपॉर्टेंट हो जाए तो नॉर्मल स्टार्ट कीजिए, जो मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए, उसके हिसाब से KC स्टार्ट करिए, प्लस जनरल मैटर भी करना स्टार्ट कर दीजिए, और इन सबको TC में लिखिए, देन उसको ट्रांसक्राइब करिए। 30 मिनट से कम की टाइमिंग लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, क्योंकि अगर भाई आप 50 मिनट मिलते हैं, आप 40 मिनट में टाइपिंग करें तो 10 मिनट में नहीं देख सकते उतना स्पीड में, अच्छे से नहीं दोबारा से उसको रीचेक नहीं कर सकते। तो ट्राई करो 30 मिनट एक वो मान के चलो एवरेज कि 30 से 2 प्लस या 2 नीचे में मुझे करना है टाइपिंग पूरा कंप्लीट। और इसके अलावा मैं बता दूं टाइपिंग के लिए, अगर टाइपिंग आपकी बहुत कमज़ोर है, जैसे कि मेरे साथ क्या था ना, मैं 100 प्लस पे आराम से लिख लेता था, मतलब ईजी लिख लेता था, पर टाइपिंग ना मेरे को लग जाता था 35 प्लस लग जाता मिनट, 35 मिनट प्लस लग जाता था टाइपिंग में। तो वो एक गलत चीज़ है, आप मतलब बेकार है भाई, आप चेक नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, दोबारा से रीचेक नहीं कर पाओगे सारे के सारे अच्छे से। तो आपको 30 तक लाना है, 30 तक लाना है आपको, 30 मिनट के अंदर आप टाइप हो जाना चाहिए मैटर। उसके लिए क्या है, आपको 1 घंटा डेली देना टाइपिंग में, डेली देना। और इसके लिए एक वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, मैं यूज़ करता हूँ इसको, मंकी टाइपिंग करके है, मंकी टाइपिंग। इंटरनेट पे आप सर्च मारेंगे मंकी टाइपिंग, इस पर क्या है ना, मतलब आप अपने मैटर को टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने KC का भाई कोई एक्सरसाइज क्लिक किया, उस पर वर्ड्स को टेक्स्ट को कॉपी करके इस वेबसाइट पे डाल दिया, और वहाँ से हमने टाइपिंग भी कर ली, हमने स्पेलिंग भी सीख ली, तो बहुत फ़ायदा है इससे। और अपने टाइमिंग भी चेक कर लेंगे कितना जल्दी से हम टाइप कर पा रहे हैं, और हमारी उंगलियों को उसकी हैबिट लग जाएगी, तो फ़ायदा करेगा इससे। तो टाइपिंग डेली करना है स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर स्पीड अच्छी तो कोई बात नहीं, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है टाइपिंग में, क्योंकि यार स्टेनो वैसे नॉर्मल तो हर कोई कर लेता है, इंग्लिश देखकर टाइपिंग बहुत मैं भी कर लेता हूँ, 50 प्लस कर लेता हूँ, पर स्टेनो के साथ नहीं हो पाती उतनी स्पीड में, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा टाइपिंग कर सकते हैं उतना करिए। और इसके बाद ग्रामर, हाँ ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब हमें टाइप करना तो कौन कौन से ग्रामर के रूल्स हैं उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है, कोमा के रूल्स, कोमा रूल्स, कौन से वर्ड के बाद कोमा आएगा, कौन सा वर्ड कैपिटल होगा, हाइफनेटेड होगा। उसके साथ साथ स्पेलिंग बहुत दिक्कत देती है, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, तो इसमें क्या डबल एस लगा दिया, सिंगल एस लगा दिया, इसकी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इनको भी ध्यान रखना और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये रहा पूरा मतलब जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक बार 2 बार दिया हुआ है स्किल, या जिनकी स्पीड अच्छी है, तो उनके लिए ये फॉलो कर लें। कि आपको पता क्या करना है, लंच से पहले आपने CBT के लिए पढ़ लिया, तो लंच के बाद आप टाइपिंग अपना स्टेनो के लिए कर लो, या पहले स्टेनो के लिए कर लो, बाद में अपने CBT के लिए थोड़ा पढ़ लो। 3 से 4 घंटे आपके लिए मतलब ठीक है, ग्रेड D निकालने का आराम से निकल जाएगा। बाकी ग्रेड C अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो ग्रेड C के लिए भाई अच्छे से लग जाइए, पूरा टाइम उसमें दीजिए, CBT को छोड़िए। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो ग्रेड C पे पूरा फोकस करिए। देन अब बात करते हैं जो न्यूली हैं, जो जिन्होंने अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा हुआ है, उन पे चलते हैं, ठीक है। बिगनर्स है जो, तो उनको क्या करना, सबसे पहले क्या है, उनकी पिटमैन जो बुक है भाई, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, सारी की सारी एक्सरसाइज करो कंप्लीट, जितना जल्दी हो सके उतना फ़ायदा आपके लिए, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च मारो, टॉपिक समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, कॉपियाँ जितनी ज़्यादा भर सकते हो उसको प्रैक्टिस करके भरो। ग्रामर लॉक पे ध्यान दो ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दो, और जितनी भी एक्सरसाइज है जब आप 50 तक पहुँच जाओ ना, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करो। मतलब टाइपिंग मेरा मतलब है ट्रांसक्राइब, उसको करना स्टार्ट कर दो, सुनो लिखो, फिर धीरे धीरे ट्रांसक्राइब भी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी अगर शुरुआती है तो आपकी टाइपिंग बेकार ही होगी, तो स्टार्ट कर दो टाइपिंग। उसके बाद जब आपके सारी एक्सरसाइजेस हो जाए, 700 कॉमन वर्ड पे आओ, सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, सारी एक्सरसाइज लिखो, 2 से 3 बार लिखो, मतलब पूरी बुक 2 से 3 बार कंप्लीट करो।
आपके अब जब ये यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे ना 80+ आराम से लिखने लग जाओगे, 80+ आराम से। पहले 50 की स्पीड से इसका स्टार्ट करो एक्सरसाइज, जब 50 एक्सरसाइज नंबर पे पहुँच जाते हो तो 50 की स्पीड से लिखना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे धीरे। जैसे ये रिपीटमैन की बुक जब एक्सरसाइज नंबर 50 पे पहुँच जाना तो उसके बाद 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, 80 की स्पीड से लिखना स्टार्ट कर दो। इनको अपनी वॉइस में या यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ऑडियो, उससे प्रैक्टिस करो दबा के। देखो क्या है ना, ये जो नए नए बच्चे होते हैं मैं उसके बता रहा हूँ, 4 से 5 महीने लगते हैं। जो नया बच्चा होता है, जो पूरी तरह नया होता है, जिसको कुछ नहीं पता स्टेनो, वो भी कर सकता है। मैंने खुद देखा है एक सीजीएल वाला बच्चा जिसके मैंने देखा था, उसके मार्क्स आते, स्टेनोग्राफर पेपर दिया था, उसके मार्क्स आते 160+ आए थे और उसने 4 से 5 महीने में पूरी स्टेनो कर ली और ग्रेड आई थिंक ग्रेड डी से उसने एमए ली थी, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे। ग्रेड डी से एमए ली थी उसने। तो यार ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। और 4 से 5 महीने काफ़ी होते हैं। तो आप जितना जल्दी करोगे ना उतना फ़ायदा है आपके लिए। 700 कॉमन वर्ड की कम से कम मैंने 5 से 6 बार प्रैक्टिस करी, पूरी बुक का, मतलब पूरी एक्सरसाइजेस लिखी हैं। तो आप 2 से 3 बार करो, उसके बाद आगे जंप मारो PYP पे, KYC पे जंप मारो। जितनी स्पीड से कर सकते हो उतना स्पीड आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। PYP करो, PYP सारी एक्सरसाइजेस 3 से 4 बार उसको प्रैक्टिस करो, लिखो। फिर KC पे आओ, KC की सारी इंपॉर्टेंट उठाओ, पहले इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हो जाए, फिर KC और जनरल मैटर लिखना स्टार्ट कर दो। बाकी ट्रांसक्राइब करना भी स्टार्ट कर दो। टाइमिंग को ध्यान में लाओ, 30 मिनट एक एवरेज लेके चलो कि 30 मिनट के अंदर मेरे को पूरा टाइप करना है 800 का जो भी वर्ड है, ठीक है। और टाइपिंग सुधारने के लिए जैसे मैंने बताया पहले भी, डेली 1 घंटा टाइपिंग करनी है। कहाँ से करनी है? मंकी टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वेबसाइट है, मंकी टाइपिंग। वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना मेथड डालो कॉपी करके, देन उसको प्रैक्टिस करो। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की पूरा वो मिल जाएगा, पैसेज मिल जाएगा, वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली रूल पढ़ो भाई, टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो रूल भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोमा के रूल से याद करो, कौन से वर्ड के बाद कोमा आता है, कौन से वर्ड के बाद नहीं आता है। स्पेलिंग कहाँ, कौन से वर्ड की कैसी रहती है। कैपिटलाइजेशन देखो, हाइफनेटेड कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको क्या ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, अगर न्यूली है तो आपको स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम टाइम तो 5 से 6 घंटे आपके लिए तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है। तो आज का इतना ही, ठीक है। अगले टॉपिक में हम किसी नए टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अगले जो सेशन होगा उसमें नए टॉपिक की बात करेंगे। तो ये वीडियो क्या है, बेसिकली स्किल के स्ट्रेटेजी पे रही है। अगर उसको फॉलो करोगे ना तो यार डी आराम से निकाल सकते हो। सी के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा टाइम देना पड़ेगा, वो भी निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।